261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में अखंड भारत और मौर्य वंश के तीसरे सम्राट के साथ जो हुआ उसने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और अखंड भारत पर अपने नाम का डंका बजाने वाला सम्राट उस युद्ध को जीत कर भी हारा हुआ महसूस करने लगा। इस युद्ध के बाद उसे हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ा। खुद का हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने विदेशों में भी जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आखिर उसके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ जो न किसी से डरने वाला न किसी से हारने वाला वो दहशत में आ गया और क्यों उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो पे एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि सम्राट अशोक का जीवन काल कैसा था, उनका बायोग्राफी क्या था। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। यदि वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे हम आज बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। आज के बिहार राज्य का कुछ हिस्सा तब के मगध साम्राज्य में हुआ करता था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम धर्मा था। उनके पिता की 16 रानियां और अशोक के लेकर 101 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम था। राज्य परंपरा के अनुसार पिता के बाद राज्य गद्दी पर बैठने का पहला हक सबसे बड़े बेटे का होता है, इसीलिए सुसीम को राजा बनाया जाना था। हालांकि अशोक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं था। अशोक बदान के अनुसार बिंदुसार उनके शरीर के सांवले रंग के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे और ये बात अशोक को अच्छी तरह से पता था। लेकिन बिंदुसार बेटे अशोक से काफी प्रभावित थे। इसका कारण ये था कि अशोक दिखने में भले ही सुंदर नहीं थे, लेकिन वे अपने सभी भाइयों से काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल थे। इसीलिए बिंदुसार ने बड़े काम और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां ही सौंपते थे, जैसे तक्षशिला में हो रहे विद्रोहों को दबाना, उज्जैन पर शासन करना। बिंदुसार अशोक को दूर रखने के लिए अशोक को दूर दूर के इलाकों में भेजा करते थे। पावरफुल होने के बावजूद भी अशोक के बदले उनके बड़े भाई सुसीम को राज्य गद्दी दे दिया जाता है। ताकि इतिहास के कुछ पन्ने ये भी बताते हैं कि पूरी तरह से राज्य का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं दिया गया। उसने तक्षशिला का राज्य अपने कंट्रोल में ले तो लिया, लेकिन उसे तक्षशिला का राज्य सही तरह से संभाला नहीं गया और राज्य में विद्रोह होने लगा। जब विद्रोह की खबर पाटलिपुत्र में पहुंची तो राजा बिंदुसार काफी चिंता में आ गए, लेकिन लोगों को पता था कि इस विद्रोह को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो अशोक थे। इसीलिए अशोक को तक्षशिला में उठ रहे विद्रोहों को रोकने के लिए तुरंत ही भेज दिया जाता है। जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चली तो वे अपने आप ही रुक गए और विद्रोह को बंद कर दिया। उन्होंने अशोक को बताया कि उनका विद्रोह राजा से बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि वहाँ के कुछ मंत्रियों से था। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैलने लगी और अशोक काफी लोकप्रिय होने लगे। इधर सुसीम को बढ़ती हुई लोकप्रियता का डर सताने लगा, कहीं उसकी राज्य की गद्दी खतरे में न पड़ जाए। इसलिए उसने पिता बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डलवा दिया। निर्वास का मतलब होता है किसी इंसान को उसके देश से किसी कारणवश बाहर कर देना। इसी निर्वास का पालन करने के लिए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, लेकिन बौद्ध गुरुओं के साथ रहने के बाद उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया था। कुछ समय बाद राज्य में फिर से विद्रोह होना शुरू हो गया। इधर राजा बिंदुसार की तबीयत खराब होने लगी और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रीलंकन एक्ट महावंश के अनुसार अशोक ने अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी और फिर राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। खैर, कलिंग वार के पहले कई बौद्ध कहानियों और परंपराओं के अनुसार अलग अलग बातें बताई जाती है, इसलिए आज तक उनकी शुरुआती जीवन का सच्चाई किसी को भी पता नहीं चल पाया है। राजा बनने के बाद उनका मकसद सिर्फ एक ही था, अपने राज्य को विस्तार करना। मगध का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 8 सालों में ही उन्होंने अपने राज्य की सीमा को इतना बड़ा कर लिया कि इसमें आज का भारत तो था ही, उसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देश भी शामिल था। उन्होंने नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट यानी म्यांमार से लेकर इराक तक अपने राज्य को बड़ा कर लिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि आज का पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान उस समय भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। लेखक के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने राज्य का विस्तार तो बड़े पैमाने पर कर लिया था, लेकिन आज भी साउथ का एक हिस्सा कलिंग आज भी उसके साथ नहीं जुड़ पाया था। वैसे कलिंग राज्य आज के मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के एक बड़े हिस्से को मिलाकर बना हुआ था। यहाँ के राजा आनंद पद्मनावत थे, जो कि काफी पावरफुल और इंटेलिजेंट थे। कलिंग युद्ध के पहले भी कई राजाओं ने, यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य के पहले राजा बिंदुसार और चंद्रगुप्त ने इस राज्य पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। इसलिए सम्राट अशोक ने इस राज्य पर आक्रमण करने को ठानी। अपने शासनकाल के 9वें साल यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर हमला बोल दिया। इस युद्ध ने काफी भयंकर मोड़ ले लिया, क्योंकि कलिंग राज्य के पास ही पावरफुल आर्मी थी। ये अलग बात है कि अशोक की आर्मी उससे कई बड़ी थी। काफी समय तक युद्ध चला और फिर आखिरकार युद्ध का अंत हुआ और सम्राट अशोक की जीत हुई। इस युद्ध में लगभग
1 लाख लोगों की मौत हुई और लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पर जख्मी हुए। इस युद्ध से सम्राट अशोक पर काफी प्रभाव पड़ा। लेखक के अनुसार बताया जाता है कि सम्राट अशोक एक कबीले में बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर एक बौद्ध धर्म का भिक्षुक आता है और अपने हाथ में एक बच्चा लिया हुआ आता है और सम्राट अशोक से बोलता है कि तुम तो इस युद्ध को जीत लिए, लेकिन क्या जो मेरे हाथ में ये बच्चा है इसमें तुम जान डाल सकते हो। ये सारा चीज होने के बाद सम्राट अशोक के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा और तब से ही उन्होंने जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी और बौद्ध धर्म के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े और बौद्ध धर्म को अपना लिया। कई इतिहासकार का मानना था कि सम्राट अशोक के दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य भी गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे, जबकि कुछ ये भी कहते थे कि वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन सम्राट अशोक एक बुद्धिस्ट थे, इसका सबूत तो इनके द्वारा बनाए गए शिलालेखों में ही मिल जाता है। आगे चलकर उन्होंने कई मठ, भवन और स्तंभों का निर्माण करवाया। इनके द्वारा बनाए गए भवन और मठ राजस्थान के मेरठ में देखने को मिलेगा। उन्होंने एक स्तंभ का निर्माण करवाया था जिस पर 4 शेर बैठे हुए थे, जिसे हम आज अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट अशोक एक ऐसे लौते राजा थे जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा और युद्ध को हमेशा छोड़ने के बावजूद भी उनके राज्य का विस्तार नहीं रुका था। करीब 37 साल तक उनका शासन काल रहा, इसलिए उन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। 232 ईसा पूर्व में लगभग 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि आज इंडिया के तिरंगे में अशोक चक्र को एक सिंबल के रूप में जगा दिया गया है, जिसका मतलब होता है कभी न रुकना। दोस्तों, इस वीडियो में रहते हैं यहीं तक। ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को कर दीजिएगा एक प्यारा सा लाइक और चैनल पे नए होंगे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।